आज बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत सामाजिक संरचना विषय पर चर्चा करते हैं। सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संगठन, इन दो शब्दों के अर्थ को हमें समझना बहुत आवश्यक होगा जब हम आदिम समाज के विषय की बात करते हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जैसा मैकइवरन पेज ने कहा। अनेक प्रकार के सामाजिक संबंधों से मिलकर समाज का निर्माण होता है। समाज की सभी सामाजिक संबंध समान महत्व के नहीं होते और इसलिए किसी भी समाज के अध्ययन के लिए सभी संबंधों का अध्ययन नहीं किया जाता। जो संबंध स्थायी हैं वे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हीं का अध्ययन किसी भी समाज को समझने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जो संबंध बार बार दोहराए जाते हैं और स्थायी हैं वे सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए पति पत्नी अथवा पिता पुत्र द्वारा भी एक प्रकार का संबंध बार बार दोहराया जाता है जो सामाजिक संरचना का अंग है। किसी भी संरचना की जब हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि इसका निर्माण अपेक्षाकृत स्थायी इकाइयों द्वारा हुआ हो और उन इकाइयों में परस्पर एक निश्चित प्रकार के संबंध हो। ये संबंध कुछ नियमों द्वारा नियंत्रित व निर्देशित होते हैं और इसी कारण समाज की संस्थाएं, विभिन्न पद व भूमिकाएं आदि मिलकर समाज की संरचना करते हैं। व्यक्ति के पारस्परिक संबंध एक निश्चित प्रकार से निर्मित एवं संचालित होते हैं जो एक विशिष्ट प्रतिमान को प्रकट करते हैं। यही समाज की संरचना है। मजूमदार मदान ने सामाजिक संरचना को परिभाषित करते हुए लिखा कि पुनरावृत्तीय सामाजिक संबंधों के तुलनात्मक स्थायी पक्षों से सामाजिक संरचना बनती है। इस परिभाषा में भी इस बात पर जोर दिया गया कि जो सामाजिक संबंध बार बार दोहराए जाते हैं और तुलनात्मक रूप से स्थायी होते हैं वे ही सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। सामाजिक संरचना में सामाजिक संगठन की चर्चा की जाती है। प्रत्येक समाज में कई छोटे छोटे सामाजिक समूह होते हैं जो कि व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ये समूह भिन्न भिन्न होते हुए भी परस्पर संबंधित हैं और समाज रूपी संगठन का निर्माण करते हैं। जैसे शरीर रूपी संगठन में शरीर के विभिन्न अंग अपना अपना प्रकार्य करते हुए शरीर को संगठित बनाते हैं, शरीर को संगठन बनाए रखने में योग देते हैं, उसी प्रकार से समाज के संगठक इकाइयाँ भी समाज में अपना निर्धारित प्रकार्य करते हुए सामाजिक संगठन को बनाए रखने में सहायता देती है। संगठन गतिशीलता का परिचायक है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए मजूमदार मदान ने सामाजिक संगठन को परिभाषित करते हुए लिखा कि चयनशील व्यक्तियों द्वारा एक समय विशेष में संचालित सामाजिक संरचना को सामाजिक संगठन कहते हैं। अब इस सामाजिक संरचना का जो एक महत्वपूर्ण अंग जो आदिम समाज के अंतर्गत हमें पाया जाता है वो उसका निर्माण कई प्रकार से होता है। जैसे यौन है, आयु है, नातेदारी है, स्थानीयता है, सामाजिक परिस्थिति है, सामाजिक शक्ति है, राजनीतिक शक्ति है, व्यवसाय है, जादुई धार्मिक प्रकारें हैं, टोटम है, ऐच्छिक समितियां हैं। इनमें से नातेदारी व स्थानीयता पर आधारित समूह आदिम समाजों में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हॉर्स्कोविच ने सामाजिक संगठन में पाई जाने वाली दो संस्थाओं को प्रमुख आधार माना, एक जो नातेदारी पर आधारित है और दूसरी जो नातेदारी पर आधारित नहीं है। इस तरीके से हम सामाजिक संरचना, आदिम सामाजिक संरचना के संगठनात्मक पक्ष को देखने के लिए विवाह पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आदिम समाज में परिवार, विवाह और नातेदारी ये तीन महत्वपूर्ण आधार हैं संरचना और संगठन के। बात करते हैं विवाह पर। जैसा हम सब जानते हैं कि विवाह जो है एक वैयक्तिक स्तर पर शारीरिक, यौन और
मनोवैज्ञानिक यानी कि संतान प्राप्ति संतोष प्राप्त होता है, जो व्यापक सामूहिक स्तर पर इससे समूह और संस्कृति के अस्तित्व निर्वाह में योग मिलाते हैं। विवाह का कोई ना कोई स्वरूप प्रत्येक समाज में पाया जाता है। इसमें कानूनी, धार्मिक और सामाजिक स्वीकृति का समावेश होता है, जो विषम लिंगियों को यौन क्रियाओं करने एवं उनसे संबंधित सामाजिक व आर्थिक दायित्वों को निभाने का अधिकार प्रदान करता है। अतः विवाह केवल व्यक्तिगत संतुष्टि का साधन मात्र नहीं, वरन एक सामाजिक क्रियाविधि है जिससे समाज की संरचना में सुदृढ़ता आती है। विवाह की परिभाषा। लूसी मेयर ने विवाह को परिभाषित करते हुए कहा कि वह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्म बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। वेस्टरमार्क ने इसको परिभाषित करते हुए बताया कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें विवाह करने वाले व्यक्तियों के और उनसे पैदा हुए संभावित बच्चे को एक दूसरे के प्रति होने वाले अधिकारों व कर्तव्यों का समावेश होता है। अब आती है बात विवाह संबंधी निषेधों की। जहाँ तक निषेधों से पूर्व अगर हम विवाह के उद्देश्यों पर विचार करें तो बहुत साधारणतः विवाह परिवार की आधारशिला होती है। विवाह नातेदारी का आधार होता है, इसके अपने आर्थिक उद्देश्य होते हैं। ये कुछ छोटे इसके विवाह के कुछ उद्देश्य हैं, परंतु जो महत्वपूर्ण है विवाह के संबंधी निषेधों का, यानी कि प्रोहिबिशन रिगार्डिंग मैरिज। परिवार और विवाह यौन व्यवहारों को नियंत्रित व नियंत्रित करते हैं। प्रत्येक समाज में ऐसे कुछ नियम होते हैं जो विशिष्ट समूह या नातेदारी में विवाह करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। इनमें हम विवाह संबंधी निषेधों के नाम से जानते हैं। ये निषेध 3 प्रकार के होते हैं। पहला निकटाभिगमन, दूसरा बाहिर्विवाह और तीसरा अंतर्विवाह। निकटाभिगमन निषेध या अगम्य मान कुछ इस प्रकार के संबंध होते हैं जिनमें परंपरागत रूप से, सांस्कृतिक रूप से और कानूनी रूप से यौन संबंध पूर्णतया निषेध होते हैं। जैसे माता पिता एवं संतान एवं भाई बहनों में यौन संबंध सभी समाजों में निषेध माने जाते हैं। यदि इन प्राथमिक संबंधियों में यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति होती तो परिवार, विवाह व नातेदारी से संबंधित अनेक विस्तृत व्यवस्थाएं अनावश्यक हो जाती। सही अर्थों में कहें तो निकटाभिगमन यौन संबंधी पाप या अपराध है जो परिवार के निकट संबंधियों जैसे पिता पुत्र, माँ पुत्र, भाई बहनों के मध्य यौन संबंधों के कारण पनपता है। कुल अगर हम इसको सैद्धांतिक रूप से देखें तो निकटाभिगमन के अंतर्गत हमारे जो निकट के सहयोगी हैं, निकट के जो संबंधी हैं, उनके मध्य इस प्रकार के विवाह पूर्णतया निषेध होते हैं, पूर्णतया व्यवहार निषेध होते हैं। दूसरा आता है बाहिर विवाह यानी कि एक्सोगोमी। स्पष्ट है निकटाभिगमन को रोकने के लिए बाहिर विवाह का जन्म हुआ। कुछ लोगों की मान्यता है कि समस्त बाहिर विवाह नियम अगम्य निषेधों का ही विस्तार है। बाहिर विवाह से तात्पर्य एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करे। यह समूह कौन सा होगा, इस बारे में जनजातियों में भिन्न भिन्न धारणाएं प्रचलित हैं। अधिकांशतः परिवार, गोत्र, टोटम, गांव, भातृदल आदि से बाहर विवाह करने की प्रथा पाई जाती है। कहीं कहीं पर युग्म संगठन भी बाह्य विवाह समूह के रूप में देखने को मिलते हैं। बाह्य विवाह की परिभाषा करते हुए रिवर्स लिखते हैं, बाह्य विवाह से उस विनिमय का बोध होता है जिसमें एक सामाजिक समूह के सदस्य के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह दूसरे सामाजिक समूह से अपना जीवन साथी ढूंढे। अब तीसरी बात आती है इसके अंतर्गत अंतर्विवाह या एक्सोगोमी की। यह बाहिर्विवाह के विपरीत प्रकार का नियम है
जिसके आधार पर एक व्यक्ति को अपने ही समूह में विवाह करना होता है। अंतर्विवाही समूह के रूप में कोई भी वंश, गोत्र, युग्म संगठन, उपजाति, जनजाति या कोई भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हो सकते हैं। रिवर्स लिखते हैं कि अंतर्विवाही से अभिप्राय है उस विनिमय का जिससे अपने समूह में से विवाह साथी चुनने का अनिवार्य होता है। टोडा लोगों में दो युग्म पाए जाते हैं, टार्थोरल और टिविलिया। ये दोनों ही अपने अपने युग्म संगठनों में विवाह करते हैं। राजस्थान में भील दो भागों में बटे हुए हैं, जैसे उजले भील और मैले भील, जिनको भगत या अभगत भी कहते हैं। ये दोनों भी अंतर्विवाही समूह हैं। प्रश्न ये उठता है कि अंतर्विवाही समूह का प्रचलन क्यों हुआ? इसके अनेक कारण हैं। जनजातियों ने अपरिचित लोगों के प्रति भय की भावना विद्यमान होती। वे सोचते हैं कि कहीं दूसरा समूह जादू आदि क्रियाओं द्वारा उन्हें नष्ट न कर दे। ऐसे में वे परिचित लोगों के समूह से ही विवाह करना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त समूह की अपनी भाषा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाएं वे रीति रिवाज पाए जाते हैं जो दूसरे समूह से भिन्न होते हैं। अतः इन विभेदों के कारण उनमें मेल मिलाप के अभाव एवं सामाजिक संबंधों के नहीं पनपने के कारण भी अंतर्विवाही अस्तित्व में आए। अब बात आती है अधिमान्य विवाह या प्रेफरेंशियल मैरिज की। आदिम जनजातियों में विवाह की अनेक प्रणालियां प्रचलित हैं। विवाह से दो व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित नहीं होता, वरन दो परिवार भी जुड़ते हैं और दोनों परिवार एक दूसरे के प्रति अनेक अवसरों पर अधिकारों व दायित्वों का निर्वाह करते हैं। विवाह दोनों परिवारों में अनेक नए रिश्तों को भी जन्म देता है और वे रिश्ते एक दूसरे पर कुछ अधिकार व दायित्व भी डालते हैं। लूसी मेयर इसको परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि यदि वांछनीय हो कि कोई व्यक्ति एक विशेष वर्ग के व्यक्ति से ही विवाह करे तो उसे अधिमान्य विवाह कहते हैं। लीवी स्ट्राउस ने कहा कि अधिमान्य विवाह का प्रमुख उद्देश्य जनजाति की आंतरिक एकात्मकता को सुदृढ़ करना है, परंतु होमन्स ने इन लेखों व अन्य लेखों का मत है कि जनजातीय एकात्मकता जैसी अच्छाई को शायद ही समझ पाती है, अतः उनमें सामाजिक कारणों से ही अधिमान्य विवाह का जन्म हुआ है। यहाँ हम अधिमान्य विवाह के कुछ रूपों पर विचार करेंगे। एक तो पैरेलल कज़न मैरिज, दूसरी यानी कि सीलिंग सहोराज विवाह, दूसरी व्हीलिंग सहोदराज विवाह, तीसरा देवर विवाह और चौथा साली विवाह। पैरेलल कज़न मैरिज, इसमें चचेरे मसौरे भाई बहनों के मध्य विवाह होते हैं। ऐसे विवाह में एक ही लिंग के सहोदरों की संतानों में विवाह होते हैं। जैसे दो बहनों या दो भाइयों के लड़के लड़कियों जब परस्पर विवाह करते हैं तो उसे क्रमशः मौसेरे भाई बहनों या चचेरे भाई बहनों का विवाह कहते हैं। मुसलमानों में दोनों ही प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। विलिंग सहोदराज विवाह यानी कि क्रॉस कज़न मैरिज, इसे हम ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह भी कहते हैं। ऐसे विवाह विलिंग सहोदराजों की संतानों में होता है। यदि पुरुष अपने मामा की लड़की से विवाह करता है तो उसे मातृपक्षीय विलिंग सहोदराज विवाह कहते हैं, और यदि वह अपनी बुआ की लड़की से विवाह करता है तो उसे पितृपक्षीय सहोदराज विवाह कहेंगे। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा लेक आयर में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माता की लड़की से विवाह करने का पूर्ण अधिकार होता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की कैरियारा जनजाति में या फिजी द्वीप में भी इस प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। अब बात आती है देवर विवाह की। कुछ जनजातियों में यह प्रथा है कि एक स्त्री विधवा होने पर अपने पति के भाई से विवाह करती है। इसे हम देवर विवाह कहते हैं। अंग्रेजी में इसे लेविट्रेट शब्द लैटिन भाषा के लेविर से बना है, जिसका अर्थ होता है पति का भाई।
हिंदी में देवर शब्द का अर्थ है द्विवर अर्थात दूसरा पति। प्राचीन भारत में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि मृत बड़े भाई की पत्नी अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर लिया करती है। देवर विवाह को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम, पति के बड़े भाई अर्थात ज्येष्ठ से विवाह, जिसमें छोटे भाई की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी से बड़ा भाई विवाह कर लेता है। द्वितीय, पति के छोटे भाई से विवाह, जिसमें छोटे भाई अपने बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी से विवाह कर लेता है। रामायण काल में रावण की मृत्यु होने के बाद उसके छोटे भाई विभीषण ने उसकी पत्नी से विवाह किया। इसी तरह बाली की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी तारा से बाली के छोटे भाई सुग्रीव का विवाह हुआ। कई पितृपक्षीय समाजों में एक व्यक्ति का उत्तराधिकारी होने उसके बाद वाला भाई होता है, जिसे वह भाई की सारी संपत्ति, भूमि, मकान, पद उसकी विधवा पत्नी व बच्चों को विरासत में मिलते हैं। उससे ये अपेक्षा की जाती है कि यदि विधवा युवा है और उसके बच्चे नहीं हैं तो विवाह वंश चलाने के लिए भाभी से सहवास कर संतान पैदा करें। इस प्रकार के विवाह के कई कारण होते हैं, जैसे स्त्री का पराश्रित होना, संतानहीन पति की मृत्यु पर वंश चलाने के लिए भाई से विवाह करना, पति के भाई का रंग रूप पति से मिलता जुलता होना, अधिक समय तक साथ रहने से स्वाभाविक रूप से प्रेम पैदा होना, परिवार विभाजन और तनाव की स्थिति को रोकना। अब बात आती है शाली विवाह की। ऐसे विवाह में एक पुरुष अपनी पत्नी की बहन या बहनों से विवाह करता है। यह भी दो प्रकार का होता है। प्रथम, सीमित शाली विवाह, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति प्रथम पत्नी की मृत्यु के पश्चात ही या कभी कभी उसके संतान न होने पर उसकी मौजूदगी में दूसरी बहन से विवाह करता है। समकालीन शाली विवाह, जिसमें एक पुरुष एक परिवार की सबसे बड़ी बहन से विवाह करता है और उसकी सभी छोटी बहनें स्वतः ही उसकी पत्नियां बन जाती हैं। डॉक्टर दुबे शाली विवाह के 3 अर्थ बताते हैं। पहला, एक व्यक्ति अपनी युवा होने वाली सालियों से विवाह करने का अधिकार। दूसरा, व्यक्ति को अपनी पत्नी से संतुष्ट न होने पर पत्नी की बहन से विवाह करने का अधिकार। और तीसरा, प्रथम पत्नी की मृत्यु पर उसकी बहन से विवाह करने का अधिकार। पहले 2 रूप बहुपत्नी प्रथा के उदाहरण हैं। टायलर ने इस प्रकार के विवाह में 2 परिवारों का कर्तव्य बोध देखते हैं। ऐसे परिवारों में पत्नियों के एक दूसरे की बहनें होने के कारण परिवार में साधारणतः तनाव और संघर्ष की स्थिति नहीं पनप पानी, जबकि परिवार से स्त्री लाने पर उस परिवार में संघर्ष से अधिक संभावना होती है। कुछ अन्य प्रकार के विवाहों का भी जिक्र किया गया है। मात्र सतात्मक गौरा जनजाति में एक दामाद अपनी विधवा सास से विवाह कर लेता है, जिससे कि दामाद का सास की संपत्ति पर अधिकार हो सके। गोंडा लोगों में दादा व पोती का विवाह हो जाता है। लुशाई पर्वत पर रहने वाले लाखिर जनजाति एवं सेमा नागांव में एक पुत्र अपनी सगी माँ को छोड़कर पिता की अन्य विधवा स्त्रियों से अर्थात सौतेली माताओं से विवाह कर लेता है। अब बात आती है विवाह के भेदों की। विवाह में सम्मिलित होने वाले वर वधुओं की संख्या के आधार पर विवाह के प्रमुख 2 भेद हैं, एक विवाह और बहुविवाह। बहुविवाह के 3 भेद हैं, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह और समूह विवाह। हम इन सब का संक्षिप्त में उल्लेख करेंगे।